वाक्यकार, लेकिन जानना है वाक्यकार क्या होता है। तो वाक्यकार ये मध्य युग या प्राचीन काल का शब्द था, है ना। उसमें वाक्यकार किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जो गीत लिखने वाला, गीत को कंपोज करने वाला मतलब रचनाकार, है ना, और तथा संगीत को बोलने वाला, संगीत दिखाने वाला, है ना, और फिर क्या हो साथ ही साथ गायक, ये तीनों क्वालिटी जिसके अंदर होता है उसको वाक्यकार। सिंपल तो अभी ये बहुत आसान है, इससे क्वेश्चन होता ही। तो पहला पॉइंट इसमें लिखना है आप लोग को, वाक्यकार 3 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? तो वाक्यकार 3 शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य, गेय और कार। वाक्य, गेय और कार, इन 3 शब्दों से मिलकर वाक्यकार बना है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य का अर्थ क्या होगा? वाणी। ठीक है, गेय का अर्थ होगा गाने योग्य। ठीक है, और कार मतलब उसका कर्ता, दोनों का कर्ता। ठीक है, एक तो लिखने वाला, एक तो गाने वाला। ठीक है, और रचना करने वाला। ठीक है, चलो इसमें लिखना है, वाक्य का अर्थ है वाणी, अर्थात किसी बंदिश का पद्य भाग, मतलब जो कविता, जब कविता की रचना की जाती है कविता वाला, तो पद्य भाग है ना, जिसको हम गाते हैं। ठीक है, चलो तो वाक्य का अर्थ है वाणी अर्थात किसी बंदिश का पद्य भाग, गेय का अर्थ है गाने योग्य, गेय का अर्थ है गाने योग्य, अर्थात उस बंदिश का स्वर पक्ष। ठीक है, एक तो यह है पहला कि हमारे पास एक रचना आई कविता के पद्य के रूप में। ठीक है, अब उसको क्या करना है? स्वर में उस रचना, है ना, मतलब उसका क्या करना है? कंपोजिशन, है ना। फिर उसके बाद जब ये दोनों कार्य हो जाए तो फिर ताल, मतलब उसका कर्ता, गाने वाला, गायक, हाँ, तो वो भी काम स्वयं ही करेगा, वही एक ही इंसान। तो गेय का अर्थ है गाने योग्य अर्थात उस निर्देश का स्वपक्ष, और कार का अर्थ हुआ जो इन दोनों कार्यों का करता है, जो इन दोनों कार्यों का करता है। ठीक है, तो इन दोनों कार्यों को कौन करता है? गायक। करता मतलब गायक की बात होती है, क्या करता है? एक तो रचना, पद्य रचना भी बनाता है और साथ ही साथ उसको स्वर में भी बोलता है और गायन भी करता है। ये तीनों क्वालिटी को जब मिलाकर किसी एक ही व्यक्ति के अंतर्गत देखा जाता है तो उसको वाक्यकार की संज्ञा दी जाती है, वाक्यकार कहा जाता है। चलो अब देखो, संगीत रत्नाकर में वाक्यकार से संबंधित परिभाषा दी गई है। चलिए, तो शारंग देव ने वाक्यकार की परिभाषा देखते हुए कहा है, एक श्लोक आता है संगीत रत्नाकर, है ना, वो श्लोक याद करना है आपको, क्योंकि जो 25 श्लोक है वही याद करेंगे हम, ज्यादा और श्लोक याद करेंगे, है ना। शारंग देव ने वाक्यकार की परिभाषा देते हुए कहा है, वाक् मातुरुच्यते गेयं धातुरित्यभिधीयते वाच्यं गेयं च कुरुते यह स वाग्यकारः। संगीत रत्नाकर है, पृष्ठ संख्या 149। श्लोक पूछ लिया जाएगा कि किस ग्रंथ का श्लोक है, तो संगीत रत्नाकर। मतलब संगीत रत्नाकर में क्या कहा गया है? जो पद्य भाग है, जो कविता वाला भाग है, उसको मातु कहा गया है, मातु का रूप माना गया है। ठीक है, और जो स्वर पक्ष वाला भाग है उसको धातु कहा गया है संगीत रत्नाकर के श्लोक के अंतर्गत। तो अर्थात वाणी को मातु और गेय को धातु कहा जाता है। इन दोनों का कर्ता, इन दोनों का कर्ता वाक्यकार कहलाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? वाणी किससे संबंधित है? कविता से संबंधित है, और गेय गाने संबंधित कार्य करने से संबंधित है ना। चलिए, वाक्यकार के लक्षण में वाक्पटुता, वाक्पटुता समझना, अच्छा बोलने वाला, जो श्रोता को रिझा सके, अपने ओर खींच सके, ऐसे वाक्पटुता होना जरूरी है वाक्यकार, है ना। तो वाक्यकार के लक्षण में वाक्पटुता, सभा को जितने भी शब्द आदि से ज्ञात होता है कि वाग्यकार को गायक भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? एक ये वाणी कविता का होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा क्या है, स्वर, ये गाने होंगे, मतलब गाने उनके कम होगा कविता, जब उसको स्वर में हम कंपोज करेंगे तब होगा। फिर उसके बाद एक वाक्यकार को समाह को जितने की क्षमता उसके पास होना चाहिए, है ना। तो वो कौन करता है, फिर गायक अपने गाने के माध्यम से श्रोताओं को रिझाता है, को खींचता है, मतलब सभा को जीत लेता है, तो वो गायक ही करता है। कंपोजर नहीं कर सकता, खाली कंपोजर है तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, या खाली कविता लिखने वाला है तो वो नहीं कर सकता। लेकिन ये दोनों क्वालिटी तो है, साथ ही साथ वो गायक भी है, तभी वो सबों को जीत सकता है। इन तीनों गुण जब मिल जाते हैं तब वाग्यकार हुआ। बहुत है ना। गीतकार, संगीतकार और गायक, ठीक है, ये तीनों सम्मिलित हो किसी एक ही व्यक्ति में, तो उसको वाक्यकार कहा जा सकता है या कहा जाता है। लिख लो। अब देखो, वाक्यकार के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए। जैसे कोई कविता लिखेगा तो उसके अंतर्गत हर एक तो पर हमने पॉइंट देखा कि मुख्य रूप से क्या क्या होना चाहिए, तो उसको गीतकार भी होना चाहिए, संगीतकार भी होना चाहिए और गायक भी होना चाहिए। किसी एक ही व्यक्ति मतलब वो वाक्यकार कर जाएगा। लेकिन गीतकार होने के लिए उनके अंतर्गत उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, संगीतकार होने के लिए उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, और गायक होने के लिए उसके अंतर्गत क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, ये इससे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से पूछा जाए। ठीक है, तो वाक्य और काल मतलब गायक, इन तीनों के लिए एक वाक्य काल के अंतर्गत या किसी एक व्यक्ति के अंतर्गत क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है जो क्या है, वाक। वाक अर्थात काव्य रचना के लिए निम्न गुणों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि काव्य प्रतिभा होनी चाहिए लोग, है ना। कविता पढ़ने का और कविता लिखने का प्रतिभा आपके पास होनी चाहिए। काव्य से संबंधित जितने भी जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप काव्य रचना अच्छे से कर पाएंगे। तो पहला काव्य प्रतिभा। दूसरा है तुकबंदी की क्षमता। तुकबंदी समझते हो, तुक मिलाना, जैसे लाइन के लास्ट में जाता है आता है ना, तो दूसरे लाइन में भी ता है आना चाहिए, तब वो तुक मिला कहते है ना। जैसे मैं बाजार गया, मैं स्कूल गया, तो या आया लास्ट में तुक मिला है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने आना चाहिए एक काव्य। हाँ, तो वो सब उसमें तुक मिलना चाहिए अंतिम में। तीसरा, शब्दकोश का ज्ञान। चाहे जिस भी भाषा की बात करें, हिंदी भी हो, जिस भी भाषा में आप रचना कर रहे हो काव्य रचना, उनके शब्दकोश का ज्ञान होना चाहिए, विकास शब्द भंडार होने चाहिए, तभी आप अच्छे से पद्य रचना कर सकते हैं या कर पाएंगे प्रभावी रूप से। क्योंकि शब्द भी कहाँ कौन से शब्द यूज करना है वो भी सेंटेंस को प्रभावी करता है ना, वो भी अर्थ को प्रभावी बनाता है ना। चलो नेक्स्ट है चौथा, अलंकारों का ज्ञान। ठीक है, अलंकार मतलब होता है आभूषण, मतलब सजाना, समझ रहे हो। तो अलंकार विभिन्न प्रकार के अलंकार होते हैं, रास अलंकार, चारों चक्र के चक्कर, ये सब कौन सा अलंकार है, रास अलंकार, चौवर्ण, तो ये बहुत सारे अलंकार होते हैं, इनका प्रयोग आपको आना चाहिए, तो आप क्या कर पाएंगे, अपने पद्य रचना को सजा पाएंगे, आभूषण कर पाएंगे। समझ पा रहे हो। हाँ, तो अलंकार का ज्ञान होगा। नेक्स्ट है पांचवा, छंद ज्ञान। छंद का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के छंद है, जैसे वितागी छंद हो गया, रोधक छंद हो गया, ठीक है, घोड़ा छंद हो गया, जितने भी प्रकार के छंद है आपको पता होना चाहिए। ताल के अंतर्गत भी हम छंद पढ़ते हैं, तो लेकिन अभी तो सिर्फ काव्य रचना की बात हो रही है, इसलिए सिर्फ केवल छंद का ज्ञान होगा तो भी चल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है छठवा, रस और भाव की जानकारी। भरत ने कितने रस माने हैं, तो 8। हाँ, कितने नहीं माने, 7 रस को नहीं माने। तो इस रस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कौन से रस में आप पद्य रचना कर रहे हैं, क्या श्रृंगारी रूप से कर रहे हैं, क्या ममता और करुणा का भाव है, तो रस और भाव की जानकारी होनी चाहिए भाई। जिस हिसाब से रस और भाव की जानकारी, तो उसी हिसाब से तो आप शब्द उठाएंगे ना। अब उसमें गलत बड़े वाला को शब्द उठा ली, हालांकि मुझे वही देता है, लेकिन वो भाव तो नहीं कर पाएगा ना, समझ लो। तो इसलिए रस, प्रॉपर रस और भाव की जानकारी जरूरी है पद्य रचना। ठीक है, नेक्स्ट 7वां, भौगोलिक ज्ञान। जैसे एक कवि होता है, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ देखते हुए क्या समस्या है, क्या कैसा है, कैसा दौर चल रहा है, सभी को देखते हुए पद्य रचना करता है, कविता बनाता है ना। तो उसे चारों तरफ को भौगोलिक ज्ञान,
आपने चारों तरफ के बारे में ज्ञान होना, जानकारी रखना, ठीक है। उसी आधार पर बोलते हैं ना, कवि जैसे लिखता है वैसे बोलता है या वैसे लिखता है ना। तो वही है, भौगोलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, भाषा का ज्ञान तो आपको होना चाहिए, चाहे जिस भी भाषा में आप रचना कर, बोले नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कला के शास्त्रों में निपुणता। ये कला से संबंधित अगर रचना आप कर रहे हैं तो कला के शास्त्रों में, शास्त्र पक्ष में निपुण होना चाहिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति को, ताकि वो बहुत अच्छे से पद्य रचना कर सके, सुव्यवस्थित तरीके से पद्य रचना कर सके, विशेष रूप से पद्य रचना कर सके। थ्योरी पक्ष, कला की थ्योरी पक्ष जिसे 5 ललित कलाएं, ठीक है, उसमें कलाओं में थ्योरी पक्ष का भी नॉलेज होना चाहिए। उसमें से जैसे काफी कला, काफी की बात कर रहे हैं, काफी रचना तो काफी कला लेंगे, दोनों साइड कला ले, ठीक है। तो उसके थ्योरी पक्ष का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, शांत पक्ष का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो आप अच्छे से पद्य रचना कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया वाक्य के अंतर्गत ये होने चाहिए। एक कविता रचना करने वाला, एक काव्य रचना करने वाले के अंतर्गत ये निम्नलिखित होने चाहिए, ये पूछा जाता है। स्पष्ट है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट थ्योरी डालिए, दूसरा गेय, ठीक है। गेय का मतलब किसी कविता जो हमने काव्य रचना किया उसको क्या करना है, स्वर में भी होना है, ठीक है, स्वर में लिपिबद्ध करना है, ये कैसे, है ना। तो गेय का मतलब होता है किसी कविता को संगीतबद्ध करना, संगीत को कंपोज करना, गेय, ठीक है। स्वर का ज्ञान होना जरूरी है, सबसे पहला। दूसरा क्या है, स्वर में भी होना है तो साथ ही साथ ताल, इसको ताल का ज्ञान होना चाहिए, है ना। सबसे पहले लिखे स्वर का ज्ञान, तो स्वर का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले, तो उसके बाद ताल का ज्ञान होना चाहिए, है ना। इस ताल में आपको रचना को रहना है, ये भी बद्ध करना है, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ लय ज्ञान, इस लय में मतलब लय कितने लय होती है, लय कितनी होती है, लय के प्रकार, लय विलंबित लय सुना, हाँ तो और क्या, हाँ 3 लय है ना, लय की 3 प्रकार क्या है, विलंबित, मध्य, ये 3 लय की है ना। और जो 1 2 3 4 5 वो क्या, वो लय प्रकार नहीं है, वो लयकारी के प्रकार, वो लयकारी है, हाँ वो लय, हाँ लय के 3 ही प्रकार, ठीक है। चलो आगे पढ़ें, सब 4 से 10 पढ़ के पढ़े। तो नेक्स्ट पॉइंट है लय ज्ञान, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा रागों का ज्ञान। स्वर ज्ञान था, दूसरा ताल ज्ञान, तीसरा लय ज्ञान, चौथा रागों का ज्ञान, और 5वां रागों के रसों का ज्ञान, ठीक है। जिस भी राग में आप पद्य रचना करते हैं उस राग का संपूर्ण ज्ञान आपको होना चाहिए कि उस राग में आरोह क्या है, कौन कौन से स्वर लगे हैं, कौन कौन से स्वर वर्जित है, राग का गायन प्रहर, ठीक है, वादी संवादी आठ, हर चीज आपको ज्ञान होना चाहिए। राग की प्रकृति कैसी है, सभी आपको ज्ञान होंगे, तब आप अच्छे से उस पद्य रचना को संगीतबद्ध कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 6वां रागों के गायन समय का ज्ञान, ठीक है। अभी देखो हम लोग कम से कम इस पे तैनाती के लिए कम से कम 50 से 60 रागों के समय, प्रहर, जाति, ठीक है, उसकी प्रकृति और कौन से खांचते हैं, आरोह अवरोह, ये याद कर 50 से 60। और उसमें से बहुत कुछ तो आप लोग को आता ही है, ये भी करते करते कर कम से कम 20-25-30 राग तो आप यूज कर ही देते है ना। तो आपको लिए ये जो ये वाला पोर्शन ये आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पहले से पता है, मुंबई राग पता है, यमन राग पता है, शाह राग पता है, देश राग पता है, सबके आरोह पता है, तो ये सिंपल हो जाता है। जो मेन राग है वहीं से क्वेश्चन पूछता है इससे संबंधित, तो वो वहां से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना है 7वां कम से कम एक स्वर वाद्य पर पूर्णाधिकार, ठीक है। आपको क्या करना है, कंपोज करना है, तो कम से कम आपको एक हारमोनियम या कोई भी एक जो वाद्य है, स्वर वाद्य, उस पर पूरा अधिकार होना चाहिए, आप अच्छे से प्ले कर सके, वैसा अधिकार होता है तो आप खुद बना पाएंगे, तभी तो आप उसको बंद कर पाएंगे, पद्य भाग को, पद्य रचना को, है ना। तो एक पार्टी का पूरा अधिकार होना ही चाहिए। नेक्स्ट है भिन्न भिन्न प्रदेशों की लोक गुणों का ज्ञान, ऐसा इसलिए
कि जब आप फूड बनाएंगे तो वहां से विस्तृत होकर निकलता है ना भाई, हमारे अंदर जो है वही निकलता है, नया कुछ विशेष नहीं हो जाता, वो विस्तृत रूप से हम करके कुछ नया लगने लग जाता है। हाँ, मतलब आधार वही होता है, उसी में हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च में भी जैसे क्या होता है, वर्तमान में जो ज्ञान अवेलेबल है उसी को आधार मानते हुए हम काम करते हैं और उसमें से ही कुछ नया निकलता है और उसी को हम एड ऑन करते जाते हैं। तो ऐसा कि स्टेप बाय स्टेप विकसित होते जाता है ना। उसी तरीके से विभिन्न प्रदेशों के हमको उनका नॉलेज हो तो हम अच्छे से बना सकते हैं, हम अच्छे से संगीत पद कर सकते हैं, सुर पद रचना कर। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट है नवीन धुन बनाने की सामर्थ्य। ठीक है, तो नए धुन बनाने की सामर्थ्य होना चाहिए।